नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोर में। और हम लोग अब डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक काल डिस्कस कर लिया था। उससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता भी डिस्कस कर लिया था और उससे पहले स्टोन एज भी डिस्कस कर लिया था। तो प्राचीन इतिहास का ये सब जो है वो महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा डिस्कशन में। मैं फैक्ट्स जो है वो डिस्कस करता जाऊंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने वैदिक काल का वीडियो नहीं देखा है जो हमारे यूट्यूब चैनल के पे है अवेलेबल, तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप लोग जाके उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है, या डायरेक्ट मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो उत्तर वैदिक काल जो है वो पीरियड जो था वो 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच में था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है वो पूरब की तरफ और बढ़ गए। पहले सिंधु घाटी के सिंधु जो घाटी है उसके इर्द गिर्द थे, सिंधु नदी के इर्द गिर्द। उसके बाद जो है ना गंगा की तरफ आने लगे और गंगा और जो यमुना है उस जगह पे भी वो लोग उस क्षेत्र में भी आके बसने लगे। मगध तक पहुंच गए, तो बिहार तक पहुंच गए थे, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में पूर्वी गंगा के मैदानी इलाकों के लिए आर्यों के विस्तार को दर्शाता है। तो सतपथ ब्राह्मण के बारे में मैं बता देता हूँ कि सतपथ ब्राह्मण क्या है। सतपथ ब्राह्मण जो है वो एक्चुअली ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। इसको सतपथ क्यों कहते हैं? सतपथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 100 अध्याय हैं और 14 कांड है। तो इसके बारे में जो है ना कांड कर्म कांड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास बड़े राज्यों का विकास हुआ, ठीक है। बड़े राज्य बने। पहले क्या था कि कबीलों में लोग रहते थे, अब क्या है कि बड़े राज्य बनने लगे थे, ठीक है। जन और जो सभा होती थी या फिर कबीले थे उन सबको एक जगह मिला के अब जो है बड़ा राष्ट्र बनने लगा, ठीक है। शुरुआत में कुरु और पंचाल जो थे दो राज्य फले फूले, ठीक है। उनके जो महत्वपूर्ण राजा थे, एक तो परीक्षित थे, दूसरे जन्मेजय थे, ठीक है। ये कुरु साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। दूसरा जो राज्य था वो पंचाल था। पंचाल के जो महत्वपूर्ण और लोकप्रिय राजा थे उनका नाम था परवाहन जयवली, ठीक है। ये लोकप्रिय थे क्योंकि इन्होंने जो है एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, एजुकेशन को संरक्षण दिया था, ठीक है। तो इन दोनों राज्यों के पतन के बाद जो है और भी राज्य जो है वो धीरे धीरे प्रमुख होते गए, जैसे कि कौशल, काशी और विदेह जो है 3 प्रमुख राज्य उसके बाद बने, ठीक है। वैदिक ग्रंथों में भारत के जो है उसके 3 प्रभागों के बारे में बात किया गया है कि उत्तर का जो क्षेत्र था उसको आर्यवर्त कहते थे, मध्य का क्षेत्र को मध्य भारत, ठीक है, मध्य देश कहते थे, मध्य भारत जो अभी है, ठीक है, और दक्षिण के क्षेत्र को दक्षिणापंथ कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अब मैप मैप भी मैंने बीच में डाल दिया ताकि आप मैप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी दूरी में कितने क्षेत्र में एक्चुअली फैला हुआ था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऊपर से देखिए आप गंधार दिख रहा है आपको, बीच में क्रू दिख रहा है, ठीक है। पंचाल जो बड़े राज्य थे उस समय कोसला है, विदेह है, मगध और अंगा भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इतने जो क्षेत्र थे इतने इतने में फैले हुए थे। कश्मीर से लेके आप अफगानिस्तान समझ सकते हैं, पाकिस्तान जो है अभी प्रेजेंट में, वहाँ से लेके जो है डायरेक्ट बिहार के क्षेत्र तक था, बंगाल तक सटा हुआ था, ठीक है। चलिए मैप से आप समझ गए, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था, ठीक है, आर्यों का जीवन था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कैसे लोग हैंडल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो बड़े राज्य का निर्माण हुआ, बाद के वैदिक काल में कई जन या जनजातियों को, जो बाद के वैदिक काल कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल कहने का ही मतलब है बाद के वैदिक काल, मतलब एक तो पहले वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसके बाद का जो काल है उसको ही उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। तो ये बाद के काल में क्या हुआ कि जन जन जो सबसे बड़ी इकाई थी वैदिक काल में, जनजातियों, ठीक है, जनपद और इन सबको मिला के क्या बनाया गया, राष्ट्र बनाया गया, राज्य बनाया गया। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि आकार तो बढ़ा ही, उसके साथ राजा की शक्ति भी बढ़ी, ठीक है। युद्ध अब गायों के लिए नहीं होता था। पहले क्या था कि जो साधन था वो पशु मतलब पशुपालन ही था, ठीक है, आय का साधन। और उसके बाद क्या हुआ कि अब गाय के लिए नहीं हो रहा था युद्ध, अब क्षेत्र के लिए हो रहा था, बड़े बड़े प्रदेश के लिए जो है युद्ध हो रहा था, ठीक है। राजा आमतौर पर क्षत्रिय होता था, ठीक, क्षत्रिय ही राजा होता था। क्योंकि 4 वर्णों में विभाजित था, आपको पता ही है, बाद में 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया। एक तो पहले ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे जो है वैश्य और शूद्र हुए, ठीक है। तो क्षत्रिय अक्सर जो है वो राजा होता था क्योंकि वो लड़ता था, अपना युद्ध लड़ता था, ठीक है। राजा का पद लगभग जो है वंशानुगत था, मतलब कि हिरार्की था, कहने का मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है।
ऐसा नहीं था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का ही बेटा राजा बनेगा, चाहे मुखिया का बेटा मुखिया बनेगा, तो इस तरह का होने लगा था। ठीक है, तो प्रमुख राजा के चुनाव के साक्ष्य जो है वैदिक ग्रंथों में दिखाई दिए हैं। वंशानुगत राजत्व उभर रहा था। ठीक है, हर जगह इस तरह होने लगा था कि हर जगह जो है राजा का बेटा ही राजा बन रहा था। राजा धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था पर भी नियंत्रण पा लिया था उसने। ठीक है, जो भी समाज में चेंजेस होंगे उसमें वो जो है राजा के ही द्वारा होंगे, राजा के ही आदेश से होंगे। राजा को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उत्तरी क्षेत्रों में जो नाम दिया गया था वो विराट, ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र में उनको सम्राट कहा जाता था। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में स्वारथ और भोज भी कह के उनको संबोधित किया जाता था। ठीक है, चलिए, राजा के प्रभाव को अनुष्ठानों के द्वारा अलग अलग अनुष्ठान किए जाते थे ताकि राजा जो अपने क्षेत्र को बढ़ा सके। ठीक है, अलग अलग जो राज्य हैं या फिर भूमि है, क्षेत्र है, उसको अपने कब्जे में ले सके। तो उसके लिए क्या करते थे वो, राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में क्या होता है मैं बताता हूँ। राजसूय यज्ञ में ये होता था कि जैसे मैं राजा हूँ और मैं क्या करता था कि जितने भी और भी छोटे छोटे राजा हैं या बड़े राजा हैं, तो मुझे जिस पे भी अधिकार करना है, मैं क्या करता था उसको इनविटेशन भेज देता था कि इस यज्ञ में आप सम्मिलित होइए। ठीक है, तो वो क्या करते थे, फिर गिफ्ट लेके आते थे। जो गिफ्ट लेके नहीं आता था फिर उससे युद्ध होता था, उसको अलग माना जाता था। ठीक है, और जो गिफ्ट लेके आते थे वो उसका मतलब समझा जाता था कि उसने उस राजा की मतलब उसके अंडर में रहना स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो जैसे मैंने बुलाया तो मैं हो गया छत्रपति राजा, आप लोग हो गए राजा। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के। ठीक, उसी तरह अश्वमेध यज्ञ आपने सुना होगा कि क्या होता था कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जितनी दूर तक घोड़ा जाएगा भैया उतनी दूर तक हमारा राज्य होगा, और किसी ने घोड़े को रोका तो भैया युद्ध होगा। ठीक है, तो इस तरह का होता था। तो इस तरह छोड़ दिया जाता था और जितनी दूर तक जाता था फिर वो राज्य उस राजा का हो जाता था। ठीक है, उसके अलावा जो अनुष्ठान किए जाते थे वो वाजपेयी, जहाँ रथ की दौड़ होती थी, रथ का दौड़ जीत गए तो फिर वो क्षेत्र आपका हो गया। ठीक है, दूसरों के खिलाफ किए जाते थे, अन्य जो राजा थे वो उनके खिलाफ किए जाते थे। इन अनुष्ठानों से राजा की शक्ति में, प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। शक्ति तो बढ़ी ही बढ़ी भैया, क्षेत्र बढ़ा तो वृद्धि हुई, क्योंकि आय बढ़ा तो भैया उत्पादन बढ़ा। उत्पादन ना उस समय कृषि पे डिपेंड होने लगे थे तो वो बढ़ने लगा था, और क्षेत्र होता गया था और शासन मजबूत होता गया। ठीक है, तो इस तरह शक्ति भी बढ़ी और जो है प्रतिष्ठा भी बढ़ी, क्योंकि और जो राजा थे वो मानने लगे कि भैया यही राजा है। ठीक है, यही छत्रपति राजा है। तो उत्तर वैदिक काल में लोकप्रिय सभाओं ने अपना महत्व खो दिया। अब लोकप्रिय सभाएं जो वैदिक काल में होती थी वो नहीं हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि शाही शक्ति जो है बढ़ने लगी, राजा की शक्ति बढ़ने लगी। विधाता जैसा कुछ नहीं रह गया। एकेश्वरवाद जो वैदिक काल में था वो अब खत्म हो गया। अब यहाँ अलग अलग भगवान को पूजे जाने लगे। सभा समिति ने जमीन पर कब्जा जारी रखा, लेकिन उनका नेचर बदल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो है जो अमीर लोग थे, राजा थे या फिर पुरोहित थे, वही इस सभा और समिति में सम्मिलित होते थे। अब जो है निचली जाति को और औरतों को, ठीक है, औरतों को अब जो है इसमें अनुमति बैठने की नहीं दी गई। ठीक है, महिलाओं को इसमें बैठने की, सभा में आने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर रईसों और ब्राह्मणों का मतलब ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजाओं के पास जो है अस्थायी सेना नहीं थी, जैसे कि वैदिक काल में वैसे ही इसमें भी था कि अस्थायी सेना नहीं थी। लेकिन जब युद्ध होता था तो आदिवासी इकाई आ जाती थी, मतलब जितने भी आदिवासी होते थे वहाँ से फिर सेना बुलाई जाती थी। ठीक है, उस राज्य के अंदर राजा को भी युद्ध जीतने के लिए था उसी थाली में खाना पड़ता था जिस थाली में उसकी प्रजा खाती थी। ठीक है, मतलब उसी तरह व्यवहार करना पड़ता था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि अब जो है सोशल सिस्टम कैसा था उनका, मतलब सोशली कैसे थे वो। ठीक है, आचरण किस तरह करते थे, क्या करते थे एक्चुअली। तो बाद के वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में, मतलब किस तरह से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो 4 वर्ण मैंने बताया था कि ब्राह्मण और राजनय यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो 3 जो ऊपर के वर्ण हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, वो उनको जो है समाज में सम्मान था, लेकिन शूद्र जाति को एकदम हाशिए पे धकेल दिया गया था। ठीक है, तो बलि के अब यहाँ पे क्या हुआ कि बलि का भी प्रथा जो है वो चलने लगा, पशुओं की बलि देने लगी। ठीक है, तो ये ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। ठीक है, उनकी क्योंकि वो अनुष्ठान करवाते थे, अलग अलग यज्ञ करवाते थे, तो वहाँ पे बलि देते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण ही जो है वो पूरा एकदम आधिपत्य जमा लिए थे कि भैया यही अब जो हम, मतलब शिक्षा का जो क्षेत्र है वो हमारा है। ठीक है, जो भी होगा अब हम करेंगे। ठीक, तो वे अपने ग्राहकों को और खुद के लिए भी अनुष्ठान करते थे, बलि का दान करते थे। कृषि कार्यों से जुड़े जो त्यौहार होते थे, ठीक है, उसमें तीनों उच्च वर्ग जो है, उच्च वर्णों को, ठीक है, सम्मान मिलता था। और एक वैदिक मंत्रों के अनुसार जो है उपनयन पवित्र धागे, ठीक, पवित्र धागे उनको बांधे जाते थे। उपनयन जो है वो मंत्र है। ठीक है, ये देख लेंगे आप। ठीक, वो वैदिक यानी ऋग्वेद का ही मंत्र है। ठीक, तो इनको जो है अलंकार किया जाता था तीनों वर्णों को, लेकिन
जो चौथा वर्ण था यानी शूद्र, उनको नहीं बांधा जाता था, उनको एकदम ही धकेल दिया था। एक विकलांगता एकदम, मतलब हाशिए पर थे वो, उनके लिए कुछ था ही नहीं। जब मन करता था पीट देते थे, जब मन करता था जो भी उनके साथ जो काम करवाना है करवा लेते थे, ठीक है। तो राज ने आदेश का प्रतिनिधित्व जो करते थे, मतलब क्षत्रिय जो राजा का जो आदेश होता था उसको राजकुमार करते था, और तीनों वर्णों पर अपनी शक्ति जो है वो एकदम बैठाए रखता था, एकदम की पकड़ मजबूत करता था। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण मैं बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो एक्चुअली ऋग्वेद का ही एक शाखा है, ठीक है, जिसमें 40 जो है अध्याय है और 8 जो है खंड है, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है शाखा जो है उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है देखिए, बता दो। उसके अनुसार जो है राजकुमार के संबंध में ब्राह्मण को आजीविका के साधक, ठीक है, आजीविका और उपहारों की स्वीकारता के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब कि कुछ भी जो है दिया जाएगा, गिफ्ट वगैरह जो है वो लेगा कौन? वो ब्राह्मण लेगा। उसको जो है दान दक्षिणा ही दिया जाएगा, ठीक है। वो काम उम नहीं करेगा, उसका कोई काम नहीं था। उसका काम था कि बस अनुष्ठान करवाए और फिर पूजा करवाए, ये सब करवाए, और उसको दान दक्षिणा उसके में कभी-कभी क्या होता था कि उसकी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा देना पड़ता था, कि कोई ज़मीन चाहिए उसको या गाय चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इच्छा उनकी इच्छा पर निर्भर करता था, ठीक है। अब जो ब्राह्मण की इच्छा होती थी वही उसी इच्छे से आपको देना पड़ता था दान। इस तरह का मतलब एकदम प्रभुत्व था उनका। तो वैश्य को श्रद्धांजलि देने वाला यानी ये ट्रिब्यूट देने वाला यानी गिफ्ट देने वाला जो है कहा गया है इस ऐतरेय ब्राह्मण के मतलब अनुसार। और सबसे खराब जो थी वो शूद्र की स्थिति थी, जो कि चौथा वर्ण था। वह दूसरे का सेवक कहलाता था, मतलब कि दूसरे की सेवा करता था, ठीक है। अपनी इच्छा से काम नहीं करता था, दूसरे की इच्छा पे काम करता था, कभी कभी तो पीट भी दिया जाता था, ठीक। तो इस तरह से ना उस समय से जो है अत्याचार होता रहा है निचली जाति के ऊपर। ये देखिए फैक्ट है ये। परिवार में जो है क्या होता था कि पिता का अधिकार होता, पितृसत्तात्मक था, ठीक है, पैट्रियार्की था। और उसमें क्या होता था कि महिलाओं को जो है कम आंका जाता था, उनको जो है मतलब उतना इज्जत नहीं था, जो कि पहले वैदिक काल में था, समान इज्जत था, समान समझते थे। पर वो जो उत्तर वैदिक काल में हुआ, महिलाओं को फिर उतनी तवज्जो नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, ठीक है। महिला जो है वो धर्मशास्त्रियों के दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थी, कुछ महिलाएं, ठीक है। और जो रानी रानी जो होती थी वो भी, कुछ रानियाँ जो होती थी वही राज्य अभिषेक के अनुष्ठानों में भाग लेती थी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था। आमतौर पर महिलाओं को पुरुषों से हीन और अधीनस्थ माना जाता है, यानी उनके अंडर माना जाता था, एक तो तुच्छ माना जाता था, मतलब कि कोई भाई कोई काम की नहीं है। उनको जो है ये भी मना था कि वो वेद नहीं पढ़ सकती, ठीक है। सती और बाल विवाह का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि सती का मतलब है कि पति मर गया तो अब उसके चिता के साथ जो है उसको भी जला दिया जाता था, उसकी जो पत्नी होती थी। अब बाल विवाह तो आप समझते ही हैं, ठीक है, बच्चों का ही विवाह, मतलब छोटे से कम एज में ही विवाह कर दिया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार एक बेटी को दुख का स्रोत माना गया था, मतलब कि समझ जाइए कि अगर आपके यहाँ बेटी हो गई तो दुख हुई। आज भी होता है, बहुत सारे इलाके में होता है। आज हम लोग 21वीं सदी में तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा चेंजेस हुआ है रिसेंटली, जो डाटा अभी डाटा जो है वो दिया गया है, तो उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है कि लड़कियों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। गोत्र की संस्था थी, ठीक है, उत्तर वैदिक युग में दिखाई दी। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है गाय की कलम, मतलब गोत्र जो है। पर अभी उस समय शाब्दिक अर्थ ऐसा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि स्थान जहाँ से पूरे कबीले अमेविशी रखे जाते थे, ये इसका मीनिंग हो गया। लेकिन समय के साथ ये चेंज हो गया। अब क्या हो गया कि सामान्य पूर्वज से जो वंश आगे बढ़ता था उसको ही गोत्र बोला जाता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब पूर्वज जो है आपके हमारे एक थे, अब देखिए उसमें भी गोत्र का नाम दिया गया है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही गोत्र या एक ही पूर्वज वाले व्यक्तियों के बीच विवाह नहीं होता था, ठीक है। जाति वही विवाह होती थी, यानी जाति से बाहर होती थी, ठीक है, किसी और गोत्र के लड़के या लड़की से होती थी। ये प्रचलित था। एक गोत्र महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुषों को, यानी एक ही गोत्र में अगर आप करते तो आपको चंद्रयान जो है तपस्या करना पड़ता था, ठीक है। गोत्रों का नाम क्या क्या था, वो भी ऋषियों के नाम पे रखा गया। ऋषि कश्यप, भारद्वाज, गौतम गौतम भृगु ऋषि थे, आपने सुना होगा, ठीक है, महाभारत काल में थे, जैसे महान संतों के नाम पर रखा गया था। तो ये जो है प्रोमिनेंट गोत्र है, ठीक है। वैदिक काल में आश्रम या जीवन के 4 चरण की मतलब बात की गई है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में हम 4 आश्रमों के बारे में सुनते हैं। एक तो पहले क्या होता था कि छात्र जीवन होता था, उसमें ब्रह्मचारी रहते थे 25 वर्ष तक। उसके बाद शादी हो जाती थी 25 वर्ष के बाद, ठीक है। गृहस्थ जीवन एकदम पति पत्नी वाला बिताते थे। उसके बाद क्या होता था कि आंशिक रूप से मतलब कभी किसी वन की तरफ चले गए, थोड़ा तपस्या किया, वहाँ ध्यान किया, ठीक है। उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आता था कि आप संसार के मोह माया को त्याग के एकदम निकल जाते थे कहीं भी, ठीक है, चाहे वो जंगल में निकल जाए, पहाड़ों में निकल जाए, ठीक है।
लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहले ये तो वैदिक काल की बात हो गई, ये जो 4 थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या किया गया है कि एक जो है, एक या चौथा जो है, पहला, ठीक है, या चौथा चरण जो है उत्तर वैदिक काल में अच्छी तरह से स्थापित नहीं हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो है, इसमें से एक जो है, या तो संन्यास या तो ब्रह्मचार्य जो है शुरुआत में, ये अच्छी तरह से नहीं हुआ स्थापित, ठीक है। उत्तर वैदिक युग में क्या हुआ कि रथकर जैसे कुछ शिल्प समूहों को विशेष दर्जा दिया जाता था। जो भी रथ बना लेते थे, ठीक है, होते थे शूद्र ही, लेकिन उनको थोड़ा विशेष दर्जा दिया जाता था, और पवित्र धागा उनको बांधने दिया जाता था, एक तरह का पवित्र धागा होता था। उत्तर वैदिक युग की अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह जीवनी चलती थी उनकी, क्या कमाते थे, क्या खाते थे, ठीक है। द पेंटेड ग्रे वेयर जो है, पीजी डब्ल्यू आयरन फेज कल्चर है, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था के फेज को ये बोला गया है। कृषि आजीविका का प्रमुख साधन था, ठीक है, कृषि ही करते थे, पूरी तरह कृषि पे ही मतलब डिपेंड हो गए थे। पहले क्या था कि पशुपालन था वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि कृषि पे डिपेंड हो गए लोग। वैदिक युग के अंत में व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगे, ठीक है, करते थे। लकड़ी के हल के फास से जुताई होती थी। सब सतपथ ब्राह्मण में जुताई की रस्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है, ठीक है। जहाँ यहाँ तक कि राजा और राजकुमार भी शारीरिक श्रम करने से नहीं हिचकिचाते थे, वो भी भैया जुताई करते थे अपने खेतों में। लेकिन बाद में जो क्या हुआ कि बाद में फिर उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि जो उच्च जाति के हैं वो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। बलराम जी को हलधारा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हल चलाते थे, हल भी उनका हथियार भी हल था, ठीक। चलिए, वैदिक लोगों ने जौ का उत्पादन तो जारी रखा, लेकिन उसके अलावा क्या हुआ कि अब जो है प्रोमिनेंट जो रह गया अब अनाज, वो हो गया चावल, ठीक है। इसको व्रीहि कहा जाता था। गेहूं जो है गोधुमा कहा जाता था। ये मुख्य फसल हो गया। बाद के समय में गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है लोगों का मुख्य भोजन हो गया, ठीक है। रोटी वहाँ पे ज़्यादा खाने लगे लोग। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के दालों का भी उत्पादन हुआ। कृषि उपर्ज अनुष्ठानों को विशेषकर चावल में पेश किया जाने लगा, ठीक है। इस अवधि लगभग जो है 1000 ईसा पूर्व में लोहे का बड़े पैमानों पर उपयोग हुआ, ठीक है। अब जो वैदिक काल में लोहे को नहीं जानते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का उत्पादन हुआ शुरुआत में ही, और लोग लोहे के बारे में जानने लगे बहुत ही, मतलब तो अब हल उल बनाने लगे या फिर हथियार बनाने लगे। इसने लोगों को जंगलों मतलब साफ करने में बहुत मतलब आसानी हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जब लोहा हो गया तो काटने वाला सामान हथियार बनने लगा, तो जंगल उंगल साफ कर लिया उन्होंने, ठीक है। बाद के वैदिक ग्रंथों में धातु को श्यामा, ठीक है, या कृष्ण अयस कहा जाता था, किसी भी धातु को, ठीक, मतलब लोहे को। उत्तर वैदिक युग के दौरान जो विविध कला और शिल्प का प्रसार हुआ, ठीक है, बहुत सारे कला जो है उसका प्रसार हुआ। शिल्प जो है, कुछ बनाने की कला जो है वो भी मतलब बढ़ा, ठीक है। इसमें विशेषज्ञता गहरी जड़ें जमाने लगी, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा जो जो विशेषज्ञ होने लगा, ठीक है, वो उसको सम्मान मिलने लगा अपना समाज के अंदर, ठीक है। बाद के वैदिक काल में यानी उत्तर वैदिक काल में अच्छे लोहार और गलाने वाले थे, ठीक है, अच्छे लोहार भी थे उस समय। पीजीडब्ल्यू जो है, मैंने बताया पेंटेड ग्रे जो वेयर है, स्थलों पर तांबे की बहुत सारी जो है वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। लोगों को टीन, शीशा, चांदी, कांस्य, सोना और लोहा और तांबा के बारे में पता था पहले से ही। उसके बाद तो लोहे के बारे में तो पता चली ही है, ठीक है। इस अवधि में कई व्यावसायिक जो है समूहों का उल्लेख किया गया है। बहुत सारे व्यवसायी मतलब इस समय बिजनेस होते थे, जैसे पत्थर तोड़ने वाला, जौहरी, ज्योतिषी, चिकित्सक भी था, ठीक है। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों ही विशेष शिल्प की खेती का संकेत देते हैं। यानी बहुत अच्छा मतलब कारीगर का एक समूह होता था राज्य के अंदर, ठीक है। बुनाई केवल महिलाओं तक ही सीमित था। बुनाई का काम जो है वो सिर्फ महिलाएं ही करती थी, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका अभ्यास किया जाता था, ठीक है। बहुत मतलब ह्यूज मतलब महिलाएं जो है ह्यूज संख्या में थी, ठीक है, जो बुनाई का काम करती थी। चमड़े के काम भी होते थे। मिट्टी के बर्तनों और बढ़ई के काम में बहुत प्रगति थी, ठीक है। बाद के वैदिक काल में यानी उत्तर वैदिक काल में लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे। अब 4 प्रकार कौन कौन थे? ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, यानी मिट्टी का बर्तन, एक तो काला है और दूसरा लाल, ठीक है। ब्लैक एंड स्लिप्ड वेयर, ठीक है, जिस पे ब्लैक कलर का होता था और अच्छा सा जो है उस पे कारीगरी होता था। पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, ग्रे मतलब वेयर का मतलब है बर्तन, ठीक है, मट्टी का बर्तन, ठीक। और रेड वेयर तो था ही, लाल कलर का था ही, ठीक। इस काल में सबसे जो विशिष्ट मृद भांड का मतलब है मट्टी का बर्तन, ठीक है।
कंफ्यूज मत होइएगा, पहले भी बताया था। ठीक है, समाज बड़े जो पैमाने पर ग्रामीण था, शहर नहीं था। क्यों इसलिए ग्रामीण था? क्योंकि हमें जो है उपनिषद के अंदर ये शब्द मिलता है नगर। ठीक है, नगर शब्द मिलता है, तो इसलिए हम समझते हैं कि जब नगर के लिए नगर शब्द यूज़ किया गया है शहर के लिए, तो फिर बड़े पैमाने पे जो है वो एक ही नगर मिला। ठीक है, एक ही मिला था, इसलिए उसके लिए नगर शब्द यूज़ किया गया था। ठीक, शहरीकरण की शुरुआत का निशान, क्योंकि तैत्तीय आरण्यक में एक शहर ठीक है अर्थ में इस्तेमाल किया गया, जो नगर शब्द का उल्लेख किया गया था। ठीक है, किसमें? तैत्तीय आरण्यक जो है वो क्या है? वो भी एक तरह का ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है पता है? ये उपनिषद है, तैत्तीय आरण्यक। ठीक, ग्रंथ तो है ही, ये उपनिषद का भाग है। ठीक, चलिए, अभी भी जो है बार्टर सिस्टम था, मतलब एक सामान लीजिए और दूसरा सामान दीजिए, ऐसे वाला था। आटा लीजिए चावल दीजिए, ठीक है, या चावल लीजिए आटा, इस तरह के चलते थे। लेकिन उस समय क्या होता था कि एक छोटी इकाई थी, ठीक है, सुविधा के लिए, जिसका नाम था निष्का। ये मुद्रा की इकाई थी। ठीक है, लेकिन कोई विशिष्ट मुद्रा नहीं थी। ठीक है, निष्का नाम की एक मुद्रा थी उस समय, तो ये याद रखिए कौन सी मुद्रा चलती थी। ठीक है, वो किया गया था, लेकिन कोई विशिष्ट मुद्रा के रूप में नहीं। बाद में वैदिक युग जो है, बाद के वैदिक युग यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? करों और श्रद्धांजलि का संग्रह जो है अनिवार्य कर दिया, और एक जो है मतलब ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया गया कि भैया आप जो है कर जमा करेंगे, ठीक है, टैक्स लेंगे और गिफ्ट लेंगे। ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया, सबको देना है भैया। ठीक, यह उल्लेखनीय है। वैश्य वैदिक काल में श्रद्धांजलि देने वाले थे। ठीक है, ये तो पहले ही बताया। ठीक है, कि जो वैश्य वर्ण था वो गिफ्ट देते थे। ठीक है, उनको गिफ्ट देने वाला मतलब वो बिजनेस करते थे और गिफ्ट देते। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म कैसा था? धर्म में क्या था? वो किन देवताओं को मानते थे? दो उत्कृष्ट देवताओं को, इंद्र और अग्नि ने अपना जो वैदिक काल में जो महत्व दिया गया था, उनको प्रोमिनेंट थे, वो अब नहीं रहे। ठीक है, दूसरी ओर क्या हुआ कि प्रजापति, निर्माता यानी ब्रह्मा, ठीक है, बाद के वैदिक युग में सर्वोच्च पद पर आसीन हो गए। ठीक है, ब्रह्मदेव को जो है वो सबसे प्रोमिनेंट देवता माना गया। उसके अलावा जो है ऋग्वेदिक काल के कुछ अन्य छोटे देवता भी प्रमुख हो गए, जैसे रुद्र जानवरों के देवता थे। विष्णु, विष्णु जी का तो जानते ही आप लोग। ठीक है, उनको पालक रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो विष्णु जी भी जो है वो प्रोमिनेंट हो गए, विष्णु भगवान। ठीक, कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं ने अपने देवता मतलब पूषण, मतलब कुछ सामाजिक ऐसे थे जैसे शूद्र थे। ये पूषण जो थे वो शूद्र के ही मतलब देवता थे। ठीक है, जो कि मवेशियों की देखभाल करने वाले थे, तो उनको शूद्रों का देवता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा पूजा के संकेत मिले हैं। ठीक है, मूर्ति बना के पूजा की जाती है। बलिदान की पंथ, ठीक है, बलिदान के पंथ इस संस्कृति की आधारशिला थी। ठीक है, यहाँ पे बलि दिया जाता था, हर हर रस्म से पहले, हर फेस्टिवल पे से पहले जो है बलि दिया जाता था पशुओं का। ठीक है, तो किया जाता था। बलिदान कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में दिया जाता था। ठीक है, कहीं तो सार्वजनिक तरीके से था, वहाँ पे राजा भी उपस्थित होता था, और कहीं कहीं क्या होता था, प्राइवेट अपने घर के अंदर भी होता था, जैसे आजकल होता है बकरीद उकरीद में, पता ही आपको। हाँ, तो उस तरह के वो उस समय भी होते थे। ठीक है, सार्वजनिक बलिदानों में राजा पूरा समुदाय शामिल होता था, लेकिन जबकि निजी बलिदान होता था उसमें व्यक्तियों द्वारा अपने सार्वजनिक बलिदानों में घरों में ही किया जाता था। ठीक है, क्योंकि लोग एक व्यवस्थित जीवन जीते थे, तो घर भी अच्छा था, अच्छे से घर उन्होंने स्थापित कर रखा था, बना रखा था, तो घर के अंदर होता था ये सब। ठीक है, बलिदानों में बड़े पैमानों पर जानवरों की हत्या की गई। ठीक, विशेष रूप से पशुधन का विनाश शामिल है। अतिथि को गोघना या मवेशियों को खिलाने वाले के रूप में जाना जाता था। अतिथि जो होते थे, उन जब अतिथि आते थे तब भी होता था ये। ठीक है, बलि होता था, मतलब उनको खाया जाता था उस समय भी, उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ करने वाले को यज्ञ करने वाला यजमान कहा जाता था। कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय राष्ट्रीय यज्ञ जो है वो इस तरह मतलब थे। ठीक है, जो कि अक्सर राजा किया करते थे। ठीक, चलिए, ब्राह्मणों ने पुरोहित ज्ञान और विशेषज्ञता का एक अधिकार दावा किया। ठीक है, अब जो इस पुरोहित के पद पे जो रहेगा वो ब्राह्मण ही रहेगा। ठीक है, और उन्होंने मतलब ज्ञान का जो है कि ज्ञानी जो सबसे होता है वो ब्राह्मण ही होता है, और कोई नहीं होता उतना ज्ञानी। बलिदानों को अंजाम देने के लिए उन्हें उदारता से पुरस्कृत किया जाता था। ठीक है, जो भी बलि देता था उसको कुछ गिफ्ट दिया जाता था, कुछ अवार्ड दिया जाता था। गाय, सोना, कपड़ा, घोड़ों के रूप में दक्षिणा दी जाती थी ब्राह्मणों को। कभी कभी पुजारी
क्षेत्र के एक हिस्से को दक्षिणा में दावा करता था कि भैया ये जो है ये जो टुकड़ा है ज़मीन का ये दे दीजिए हमको। तो बाद के वैदिक युग यानी उत्तर वैदिक काल में जो है अंत में पुरोहितों के वर्चस्व के खिलाफ जो क्या हुआ कि भैया लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। विशेष रूप से पंचाल और विदेह जो राज थे इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ लगभग 600 ईसा पूर्व में उपनिषद आ गया। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है फिलोसफिकल मतलब जो बातें हैं उसका एक संग्रह है, ठीक है, उपनिषद। तो संकलित किया गया था। पंथ और अनुष्ठानों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिक्रिया उमड़ी। लो अब जो है अनुष्ठान नहीं होने लगे, यज्ञ नहीं होने लगे उस तरह से, उसके खिलाफ जो है क्या हुआ कि भैया लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया। इसी का परिणाम था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो उनका जो है उत्पत्ति हुआ उस समय, ठीक है, 600 ईसा पूर्व के करीब। ठीक है, इस इन दार्शनिक ग्रंथों ने, दार्शनिक मतलब फिलोसफिकल, ठीक है, कर्म कांडों की आलोचना की और सही विश्वास और ज्ञान का मूल्य पर जोर दिया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय जो है बलिदानों, वर्ण व्यवस्था और अन्य अनुष्ठानों के खिलाफ विरोध में का परिणाम था। ठीक है, चलिए जैसा मैंने बताया, ठीक, आगे डिस्कशन करते। उत्तर वैदिक काल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो क्या है? ठीक है, उत्तर वैदिक युग की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? ठीक है, उत्तर वैदिक युग के दौरान जो है आर्यों ने यमुना, गंगा, सदा नीरा जो गंडक है, ठीक है, द्वारा सिंचित उपजाऊ मैदानों को पूरी तरह से अधीन कर लिया। ठीक है, वो गंगा का जो क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, उन्होंने विंध्य को पार किया, जो पहाड़ है, ठीक, ये अपना भारत है। ठीक है, यहाँ पे जो बीचों बीच ये विंध्य पहाड़ है, ठीक है, तो उसको फिर पार किया और गोदावरी की तरफ आ गए। ठीक, तो उसको पार किया, विंध्य को पार किया और गोदावरी के उत्तर में यानी कि उस साइड में मतलब जिस जिस तरफ से आए थे उसी साइड में क्या किया उन्होंने, उत्तर में दक्कन में बस गए। मतलब अब दक्षिण क्षेत्र था वो, तो उसको दक्कन कहते हैं। ठीक है, उसके उत्तर में बस गए, अब गोदावरी के यहाँ जाके भी बस गए। वैदिक युग के दौरान लोकप्रिय सभाओं ने बहुत अपना महत्वपूर्ण खो दिया था। ठीक है, और कीमत पे शाही शक्ति का वृद्धि मतलब हो गई, उनकी जो है कीमत बढ़ने लगी अपने हिसाब से। मतलब जो राजा है वो चीज़ों को हैंडल करने लगे। वही बात है कि उन्होंने कैप्चर कर लिया, अपना प्रभुत्व जमाने लगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए, क्या महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन हुए? राजनीतिक संस्थाओं का संगठन जो है वो होने लगा 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, और उसके बाद राज्य का तो उदय हुआ, युद्ध में केवल गाय के लिए ही नहीं बल्कि भूमि के लिए भी लड़ने लगे। भूमि अब सांप्रदायिक स्वामित्व वाला नहीं रहा। ठीक है, इसमें जो है हम भूमि में निजी संपत्ति का अवधारणा, मतलब अब क्या हुआ कि लोग जो लड़ने लगे, जिनका कब्जा हुआ उनका भूमि हो गया। ठीक, चलिए, तो ये था उत्तर वैदिक काल का डिस्कशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आई होप, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए फिर।